नमस्कार, मैं शिराज। अप्रैल का महीना चल रहा था जब मेरे दोस्त का मेरे पे कॉल आता है, मुझसे पूछता है कि भाई कहाँ है। मैं कहता हूँ भाई कहाँ हूँगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में घर पे ही हूँ। अब सवाल आता है उसका, अच्छा मुझे लगा शायद क्वारंटीन हो, जैसे तबलीगी जमात मेंबर को क्वारंटीन किया जा रहा था। ये वो समय था जब एक नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही थी, लेकिन हाल ही के दिनों में आए हाई कोर्ट्स के जजमेंट से ये बात साफ हो गई कि ये सब क्लेम बेसलेस क्लेम थे और इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं थी। अब इस पूरी स्टोरी में, पूरे इशू में जो सबसे अहम सवाल था उस पे बात ही नहीं हुई। वो ये कि आखिर तबलीगी जमात क्या है, ये लोग कौन हैं, ये लोग कैसे काम करते हैं, क्या एक बेहतर सिविल सोसाइटी तबलीगी जमात दे सकती है, क्या अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इससे कुछ सीख सकती हैं, ऐसा क्या है जो हमें पता होना चाहिए, वो भी तब जब जिस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस 150 मुल्कों से ज़्यादा में हो। तो निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन है। तो आज हम इसी बारे में बात करना चाहेंगे। उसके लिए रिसोर्सेज के रूप में मैंने ज़ियाउस्सलाम साहब की किताब इनसाइड द तबलीगी जमात को लिया। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे शहर के अमीन हैं और काफ़ी समय से तबलीगी जमात से जुड़े हुए मेंबर हैं, मिस्टर हाजी जवाद साहब। इनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना समय मुझे दिया। तो आइए शुरू करते हैं तबलीगी जमात को समझना। काम के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग आपस में इकट्ठे होते हैं एक जगह, फेलो मुस्लिम्स के पास जाके सिर्फ इतना बताते हैं, जो आप प्रे कर रहे हैं, जो आप नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप प्रे कर रहे हैं वो उसी तरीके से होना चाहिए जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के समय हुआ करता था, यानी कि एक प्योरिटी प्रेयर में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो आपके हाथ ठीक से जुड़े होने चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, आंखें बंद होने चाहिए और कंसंट्रेशन आपका एक जगह होना चाहिए। आइडियोलॉजिकली मैं कंपैरेटिव वे में जाना चाहूँगा जिससे कि आपको एक बेहतर समझ हो सके। जिस तरीके से जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी, अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका एक सेपरेट परफॉर्मा है, उनका एक डेफिनेटिव, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमें इस तरीके से काम करना है। इनका ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों पे हमें पहुंचना है ये भी नहीं है। कितना पास्ट में हमने क्या हासिल किया, कितने लोगों पे हम पहुंचे, फ्यूचर में हम किस तरीके से काम करेंगे, ऐसा ये कोई हिसाब नहीं रखते। फॉर्म बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं है इनका कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में आना है तो आपको ये फॉर्म भरना है, आए हैं आप चले गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात, फंडिंग की। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी फंडिंग तो होनी चाहिए, लेकिन इनकी कोई फंडिंग नहीं है। जब ये दूर दूर जगह जाते हैं तो जिस शख्स की जो हैसियत है वो उसी हिसाब से पैसा अपने खर्च करे और वो जाए। दूसरी, कुछ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिडिल ईस्ट की कैलिफेट की बात करती हैं, ये कभी कैलिफेट की बात नहीं करते। शरिया बेस्ड स्ट्रक्चर हो इस पे भी कभी कोई बात नहीं करते। किसी जगह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो इस पे भी कभी कोई बात नहीं करते। लॉज ऑफ द लैंड क्या हो, निजामत क्या हो जिस जगह पे ये हैं उस जगह की, उस पे भी कभी कोई बात नहीं करते। और सबसे ज़रूरी बात, पॉलिटिक्स की। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो जो पैलेस्टीन के ऊपर अपनी कोई राय ना रखती हो, यमन क्राइसिस के ऊपर कोई राय ना रखे, रिफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर कोई राय ना रखे? तो निश्चित रूप से तबलीगी जमात ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई जीविश ऑर्गेनाइजेशन थर्ड टेम्पल के ऊपर कोई राय ना रखे। जब ये सवाल मैंने जवाद साहब से पूछा कि आप कोई पॉलिटिक्स के ऊपर कोई राय क्यों नहीं रखते, तब उनका मानना था, उनका जवाब था कि सब हमारे हम सब के। तो ये इनकी सोच है और अगर आप इस सोच को फॉलो करते हैं तब पॉलिटिक्स का राजनीति की शुरुआत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत ही वहाँ से होती है जब दो डाइवर्जेंट व्यूज़ आपके सामने हों। तो ये इनकी सोच है। सम अप करूँ मैं तो ये ज़मीन से नीचे की बात और आसमान से ऊपर की बात ज़्यादा करते हैं। देखिए, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है जो एब्सोल्यूट हो, जस्ट हो। तबलीगी जमात भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है।
वुमेन पार्टिसिपेशन तबलीगी जमात में अच्छा है, लेकिन क्या ये पार्टिसिपेशन विदाउट मेजर सोशल रिफॉर्म के बिना उतना कामयाब हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि ये लोग जिस तरीके से पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ से इतना अलग रहते हैं, ये आज के समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको राय रखनी पड़ जाती है, आपको अपने व्यूज़ देने पड़ते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि यही एक रीज़न रहा है कि इनकी पहुंच दूर से दूर इलाकों में भी हो पाई है, कि ये इतना हाईली अपॉलिटिकल क्लास रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1920 के दशक से चलता हुआ 2020 तक आते आते कोई भी बाहर का प्रेसिडेंट नहीं बना हो, एक ही फैमिली का उसमें वर्चस्व रहा हो? तो ये तबलीगी जमात को सोचा जा सकता है। देखिए, जैसे कि एक हाईली रिलीजियस एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारी जुडिशरी, हमारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं, तीनों एक कंसेप्ट के साथ जुड़े हुए, लेकिन इंटरवीनिंग नहीं होगी। यही इनका मानना है कि अगर हम रिलीजियस एक्टिविटी में, तो हम रिलीजियस एक्टिविटी में रहेंगे, किसी और इशू पे हम नहीं बात करेंगे। दूसरा, कोई शख्स इनके पास आता है और इनसे पूछता है कि भाई हमें 3 तलाक के बारे में बताइए, हमें ये बताएं, हमें वो इशू है, तो ये कोशिश ये करते हैं कि उससे ऑथराइज्ड बॉडी के पास भेजते हैं। जैसे कि देवबंद के उलेमा हैं, तो ये कोशिश करते हैं वहाँ उन्हें भेजा जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई हमारे बाबा कहने लगते हैं सरकार बदलने के साथ पेट्रोल के दाम 30 लीटर पे आ जाएंगे। कैसे एक बाबा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इतनी समझ रखता है, ये शोध का विषय है। दूसरी, कोई नेता कहने लगते हैं कि भाई आप भाभी जी पापड़ खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस चीज़ में आप हैं उसी के बारे में राय दें। आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप पॉलिटिक्स के बारे में राय दें, आप किसी और चीज़ में हैं, आप मैथमेटिशियन हैं तो आप फॉर्मूले पे आपने राय रखिए, दूसरों पे आप ना जाएं। जवाब साहब से डिस्कशन के दौरान एक शब्द बार बार आ रहा था, जो इखलास एक शब्द था। जब मैंने पूछा उनसे कि इसके बारे में आप मुझे बताइएगा, तो उन्होंने बताया कि एक अरबिक वर्ड है जिसके मायने सिंसेरिटी, लॉयल्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, सिंसेरिटी खुद के लिए होती है, यानी कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ये ब्रदर के लिए, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए, मेरी वाइफ के लिए, और यही उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ एक ड्यूटी की बात की जा रही है। समझने के बाद मुझे कैनेडी का वो स्पीच याद आती है, जब प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में कैनेडी बताते हैं कि आप देश से ये उम्मीद ना रखें कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, आप खुद से ये पूछें कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ कैनेडी ड्यूटी की बात कर रहे हैं। यही ड्यूटी है जो भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आर्टिकल 51 के क्लॉज ए में फंडामेंटल ड्यूटी आती है। तो उसकी ड्यूटी भी यही बताती है कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की नहीं है, स्टेट की नहीं है। तो यहाँ इन तीनों में एक सबसे कॉमन जो थ्रेड है वो ड्यूटी है। तो ये चीज़ तबलीगी जमात से सीखने को मिली है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को सीख सकती हैं, जो एक कामयाब सिविल सोसाइटी की तरफ ले जा सकती है। कोशिश मेरी यही है कि फ्यूचर में कभी इस तरीके का सवाल आए तो इसके 2 मतलब, इसके 5 मतलब ना निकाले जाएं, और अगर मेरा दोस्त भी इस चीज़ को समझ लेता थोड़ा सा तो बेहतर हो सकता था। तो इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए और चीज़ों को समझते रहिए। जय हिंद।